दोस्तों नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ने भारत के प्रधानमंत्री जी का लाल किले से स्पीच सुना होगा। बहुत सारी बातें उन्होंने गिनाई और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि भारत अगर दुनिया में अपने आप को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहता है तो हमें बहुत स्तर पर काम करने की जरूरत है। जिस तरह से डेमोग्राफिक डिविडेंड की उन्होंने बात करी कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा बाजार आज भारत बन गया है। और इसीलिए उनका प्रयास यही था कि किस तरह से हम भारत को आने वाले दिनों में एक आर्थिक महाशक्ति बनाएं। उन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई, लेकिन चिंता इस बात की है कि ये सब बातें आज से नहीं, काफी समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं और बहुत तरक्की भी हुई है देश में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोस्तों, आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हैं, जिसकी बात आज हमको सोचनी होगी। आज 77 साल हो गए इस देश को आजादी के, लेकिन अगर कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूं तो निश्चित रूप से आप और हमको गहन चिंतन करना होगा। आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारा डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके काम का होगा, आपकी प्लानिंग के लिए हेल्प कर सकता है। और दूसरी तरफ हमें इस वीडियो को भी शेयर करना है ताकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहां तक ये बात पहुंच सके और जो हम इस देश के लिए चाहते हैं हम वो कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जाएंगे। 1990 में भारत और चीन की जो जीडीपी थी वो वर्चुअली बराबर थी, अगर हम उसको देखें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आंकड़ा विस्तार से देखें कि हम कहाँ चूक गए, थोड़ा सा रिसर्च मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि इस पूरी परिचर्चा को हम एक लॉजिकल डायरेक्शन की तरफ ले चलें। 1990 में भारत और चीन का जीडीपी वर्चुअली समान था, वर्चुअली एट पार था। 91 में हमने सुधार किए, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। उस समय नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी और भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए उस समय प्रयास किए गए। लेकिन हमारा जो कंपटीशन है वो किसी छोटे सिटी स्टेट से नहीं है। हम सिंगापुर से, ताइवान से, दुबई से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा कंपैरिजन है चाइना से, क्योंकि वहां की चुनौतियां, वहां की आबादी बहुत कुछ हमारे जैसी ही है। लेकिन फर्क कहाँ आया, थोड़ा हम इस पे चर्चा करेंगे। जब 1990 में हमारी जीडीपी चाइना के बराबर थी, लेकिन 1996 आते आते करीब 5-6 साल में चाइना की जीडीपी हमारे से 2 गुना हो गई। 2002 करीब 12 साल आते आते चाइना की जीडीपी हमारे से 3 गुना हो गई। 2008 में चाइना की जीडीपी हमारे से 4 गुना हो गई। 2014 में हमारी जीडीपी और चाइना के जीडीपी में जो अनुपात था वो 5 गुना का था। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि हम अपने आप को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट पॉपुलेशन मानते हैं। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ सारे संसाधन हैं, हमारे यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। सब कुछ होने के बाद भी चाइना हमसे 5-5.5 गुना आगे निकल गया 1990 के बाद। 1990 में वो हमारे बराबर था। अब सवाल दोस्तों इस बात का है कि गलती कहाँ हुई। सब सरकारें बोलती हैं हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जब हम बेंचमार्किंग करते हैं, अगर हम देखें तो कुल मिला के हमारी और चाइना की आबादी ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन डेवलपमेंट का फर्क 5-5.5 गुना का हो गया। तो कहीं तो गलतियां हुई होंगी। क्या हमने आज तक इस बात की परिचर्चा सुनी, चाहे संसद में या संसद के बाहर, कि हम कहाँ पे चूक गए, कहाँ गलतियां हुई और हमने उनमें सुधार के लिए क्या क्या काम किए? जब तक हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे तब तक ये पता नहीं लगेगा कि सुधार हमको कहाँ करना है। लेकिन ये था इतिहास। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के बदलते हुए परिदृश्य को लेके, और आने वाले समय में जब हम भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो क्या हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं? जहां तक बात है क्वांटिटी की,
तो हमारी आबादी इतनी है कि अगर हम सिर्फ उसकी ज़रूरतें भी पूरी कर दें तो शायद हम दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। तो क्वांटिटी का चैलेंज यहाँ नहीं है, यहाँ चैलेंज है क्वालिटी को लेके। और कुछ लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने वाला। दोस्तों, भारत में करीब 6.5 करोड़ के आसपास एमएसएमई है। अगर मैं दुनिया की 230 देशों की आबादी से तुलना करूं तो भारत की एमएसएमई की जो संख्या है वो करीब 210 देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अब वो देश कौन से हैं जहां पे एमएसएमई की अगर मैं वहां की टोटल पॉपुलेशन से कंपेयर करूं तो हमें पता लगेगा कि हमारे एमएसएमई की संख्या वहां की टोटल जनसंख्या से ज्यादा है। और जो महत्वपूर्ण देश है जिसके बारे में हमें चिंतन करना होगा वो है फ्रांस। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन हमारे यहाँ एमएसएमई से कम है। इटली, साउथ कोरिया, स्पेन, पोलैंड, कनाडा, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आयरलैंड आदि आदि देश, वहां की टोटल पॉपुलेशन हमारी एमएसएमई से कम है। लेकिन वहाँ की जीडीपी, वहाँ का जो क्वालिटी सिस्टम है, जिस तरह से वहाँ काम हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पर कैपिटा इनकम है, वो हमारे सामने है। ज़्यादातर देश G20 में हैं, ज़्यादातर देश OECD के मेंबर हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये जो देश हैं 6 छोटे छोटे देश हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इन्होंने अपना आर्थिक वर्चस्व बना रखा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे जो पूरा फोकस है वो रिसर्च और क्वालिटी को लेके है। वहाँ क्वांटिटी की बात इतनी नहीं होती है, वहाँ पे क्वालिटी और रिसर्च की बात होती है। और यही कारण है कि वो देश हमसे इतना आगे हो गए आर्थिक स्थिति में। लेकिन हमारे एमएसएमई क्या नहीं कर सकते? हमारे एमएसएमई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार को कुछ मुद्दों पे ध्यान देना होगा। वो मुद्दे क्या हैं? मैं उनकी चर्चा आपसे करूं। एक बार फिर पुनः निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे यहाँ पे, अगर हम एमएसएमई की बात करें और स्टार्टअप्स की बात करें, हम 90,000 करीब स्टार्टअप है। क्या हमारे यहाँ पे कोई इस तरह का असेसमेंट हुआ है कि हमारे एमएसएमई क्यों नहीं बढ़ पा रहे? कितनी परमिशंस और कितने अप्रूवल्स एक एमएसएमई को चाहिए होते हैं? क्या इस पे हमने कोई ग्लोबल बेंचमार्किंग करी है कि बाकी देशों में कितनी दिक्कतें आती हैं एमएसएमई को और हमारे यहाँ पे एमएसएमई के साथ कितना अन्याय होता है? एक छोटा एंटरप्रेन्योर अपनी ताकत फैक्ट्री में लगाए या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में। इस पे क्या कभी कोई सर्वेक्षण हुआ है? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय या नीति आयोग ने इस पे कोई व्हाइट पेपर जारी किया है कि एक एमएसएमई को कितने अप्रूवल चाहिए होते हैं और एक एंटरप्रेन्योर का कितना टाइम सरकारी सिस्टम्स को मैनेज करने में लगता है? जब मैं सरकारी सिस्टम को मैनेज करने की बात करता हूं तो इस बात का ध्यान रखिए कि बगैर करप्शन के सरकारी सिस्टम नहीं हिलता है। चाहे हम कुछ भी बोलें, चाहे आज फॉरेस्ट्री का अप्रूवल हो, चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल का अप्रूवल हो, चाहे फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की बात हो या पेंशन इंस्पेक्टर की बात हो, फैक्ट्री इंस्पेक्टर की बात हो, बॉयलर इंस्पेक्टर की बात हो, जितने इंस्पेक्टर बाजार में उतरते हैं वो सिर्फ रेंट सीकिंग का एक जरिया है। सवाल इस बात का है कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक टोटल कितने इंस्पेक्टर एक कंपनी में जाते थे और वो घट के कितने हो गए, और क्या उनको कोई हटाने का कोई प्रावधान है मोदी सरकार में? आज सवाल इस बात का है, क्योंकि जितने इंस्पेक्टर बाजार में उतारेंगे उतना आप करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे कानून या कानूनी कार्रवाई है उसमें एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कितने कागज भरने होते हैं साल भर में, पेपर वर्क कितना होता है। अमेरिका में एक कानून है कि जब भी कोई रिफॉर्म होता है या नया कानून आता है तो वहां पे सरकार को ये लिख के देना पड़ता है संसद को कि इससे कितने पेपर वर्क कम होंगे और कितनी हैसल्स कम होंगी। हमारे यहाँ जब भी कानून पास होते हैं उनमें इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना राज्य सरकार की विधानसभाओं में, ना केंद्र सरकार में या पार्लियामेंट में, कि आप जब भी कोई नया कानून पास कर रहे हैं तो कितना पेपर वर्क कम होगा, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फीस वगैरह कितनी आपने बढ़ाई है या घटाई है,
इस पे कहीं कोई स्टेटमेंट ना सरकार की तरफ से आता है, ना इस पे पार्लियामेंट में चर्चा होती है। उसके अलावा जब भी आप पेपर वर्क या इस तरह के अप्रूवल्स की बात करते हैं तो वहां पे एक टाइम फैक्टर आता है। अप्रूवल्स के लिए कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर 1 महीने में अप्रूवल या 15 दिन में अप्रूवल नहीं मिलेगा तो आप कार्रवाई शुरू कर सकते हैं, आपको किसी अप्रूवल का इंतजार नहीं करना है। कारण यह होता है क्योंकि डिले जब होता है तो जो एंटरप्रेन्योर है वो मजबूर हो जाता है रिश्वत देने के लिए ताकि उसकी फाइल जल्दी क्लियर हो। अगर इस तरह की डेडलाइन हो सरकारी डिपार्टमेंट में कि अगर आपने 7 या 15 दिन के अंदर आपने एंटरप्रेन्योर को जवाब नहीं दिया या उसकी फाइल क्लियर नहीं करी तो जिम्मेवारी डिपार्टमेंट की होगी, ना कि एंटरप्रेन्योर की। उसके बाद डीम्ड अप्रूवल माना जाएगा। एंटरप्रेन्योर के खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई हो सकती है, ना कोई मुकदमा। इससे डिपार्टमेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। आज पूरी की पूरी अकाउंटेबिलिटी एंटरप्रेन्योर के ऊपर आती है। उस बेचारे को दौड़ना पड़ता है, दलालों को ढूंढना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है ताकि उसको अप्रूवल मिल जाए। और कोई भी अप्रूवल बगैर दलालों के हिंदुस्तान में नहीं होती है। चाहे प्रधानमंत्री जी कितना भी बोले कि हमने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में भी अगर आप टाइमलाइन नहीं लगाएंगे कि अगर आपने ऑब्जेक्शंस अगर नहीं है तो आपको अप्रूवल माना जाएगा। और अगर जबरदस्ती फाइल रोकने के लिए अगर ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं तो उन अधिकारियों और इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात जब तक हम ट्रांसपेरेंटली नहीं लाएंगे तो जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो शायद पूरा होने में बहुत वक्त लग जाएगा। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने बहुत सारे अप्रूवल में स्टार्टअप्स को जगह देने की कोशिश करी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स या कंपनियां हैं, जो उनकी लॉबीज हैं, वो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। वो उनको सफोकेट करती हैं, उनको घुटन के साथ मरने पे मजबूर कर देती हैं। क्योंकि जिस तरह के अप्रूवल सिस्टम आपने बनाए हैं, फॉर एग्जाम्पल कि एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस कितना है, एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस कितना होगा, आप बताइए मुझे। लेकिन जो क्राइटेरिया बनाए जाते हैं टेंडर्स में, वो एग्जिस्टिंग कंपनी को और खास कंपनियों को फेवर करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या हम एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज का क्राइटेरिया में फर्क नहीं कर सकते? अगर किसी स्टार्टअप के पास एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या उस एक्सपर्टाइज का कोई मतलब नहीं है? अगर सिर्फ एक्सपीरियंस ही क्राइटेरिया रहा इस देश में और कॉम्पिटेंसी और एक्सपर्टाइज क्राइटेरिया नहीं रहा तो हिंदुस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम कभी भी पनप नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी को इस बात पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर स्टार्टअप्स को आप मौका देते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उनका ऑर्डर उनको टाइम पे मिल जाए। होता क्या है कि अगर स्टार्टअप को अगर मौका मिल जाता है या उसको टेंडर में मतलब कि ऑर्डर मिल जाता है तो जो एग्जिस्टिंग लॉबीज हैं वो और उनके दलाल मिलके अधिकारियों पे प्रेशर डालते हैं कि स्टार्टअप कंपनी काम नहीं कर पाएगी, आपके ऊपर जवाबदेही आएगी, इसलिए आप इस ऑर्डर को इशू मत करिए, हमें दीजिए क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस मानसिकता से अगर हम स्टार्टअप्स को मैनेज करेंगे और अधिकारी इस मानसिकता से अगर स्टार्टअप्स को डिस्करेज करेंगे तो हिंदुस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम कभी नहीं पनप पाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी इस बात पे ध्यान देंगे? ये आज एक और चिंता की बात है। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण मुद्दा आता है वो आता है लिटिगेशन को लेके। छोटी छोटी बातों को लेके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर देते हैं, मैटर सब जुडिस हो जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती। क्या प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस के साथ मिलके कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएंगे जिससे जितने भी कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए एक सेपरेट कोर्ट बने और टाइम बाउंड मैनर में ऑनलाइन हियरिंग करके जवाबदेही तय की जाए? क्योंकि जिस तरह से लिटिगेशन या कोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस स्कोर्स सेटल करने में, एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स को घेरने में, कहीं ना कहीं ये इस देश के लिए घातक है। आज जो कोर्ट्स हैं वो एक प्लेग्राउंड बन गए हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे को डिरेल करने के लिए। भारत की न्यायपालिका और भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को भी इस देश के संविधान को चला रहे हैं, जो सरकारें हैं, उनको इसके बारे में सोचना होगा कि कोर्ट्स अखाड़ा ना बन जाए। आज हकीकत ये है कि कोर्ट्स अखाड़ा बन जाते हैं। चौथी पांचवी बात जो हमारे सामने आती है वो बात इस बात को लेके है कि जो बड़ी कंपनियां हैं
वो छोटी कंपनियों के ऊपर दबाव डालती हैं क्रेडिट देने के लिए। क्योंकि आज समस्या इस बात की है कि अगर एक बड़ी कंपनी 100 छोटी छोटी कंपनियों से माल लेती है और एक एक 2-2 महीने का क्रेडिट लेती है, इसका मतलब ये हुआ कि छोटी कंपनियों के ऊपर ब्याज का बोझ पड़ जाता है और बड़ी कंपनियों के लिए फ्री वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। इससे बड़ी कंपनियां और बड़ी हो जाती हैं और छोटी कंपनियां दब के मर जाती हैं। क्या इस पे कोई कानून नहीं बन सकता कि कोई भी बड़ी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा हो, वो क्रेडिट पे ना लेके कैश पे ट्रांजैक्शन करेगी या ऑन द स्पॉट पेमेंट करेगी? जब तक हम इसको सुधार नहीं करेंगे, छोटी कंपनियां पनप नहीं पाएंगी, और जब तक छोटी कंपनियां नहीं पनपेंगी, तब तक इस देश में रोजगार नहीं आएगा, तब तक इस देश में इनोवेशंस पे सफोकेशन होगा। क्योंकि बड़ी कंपनियों का बाजार स्थिर है, उनको इनोवेशन करने में कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उनका धंधा चलता रहता है। छोटी कंपनियों को इनोवेशन करने में इसलिए इंटरेस्ट है कि वो बाजार में अपनी जगह बना सकें। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें इस देश को आगे ले जाना है, लेकिन जिस मानसिकता से हमारी बड़ी कंपनियां, उनका मैनेजमेंट और जिस तरह से हमारे अधिकारी छोटी कंपनियों को ट्रीट करते हैं, एमएसएमई को ट्रीट करते हैं, स्टार्टअप्स को ट्रीट करते हैं, ये एक बहुत ही चिंतनीय बात है। इसमें जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा, तब तक स्टार्टअप्स और एमएसएमई आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि अगर आप इस देश के अंदर एक इनोवेशन सिस्टम चाहते हैं, इनोवेटिव इकोसिस्टम चाहते हैं, आप इस देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहते हैं, आप इस देश में रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि छोटी कंपनियों की दिक्कतें क्या हैं और उनको सुधारने के लिए आपको कानूनों में बदलाव करने होंगे, इकोसिस्टम बदलना होगा, और अगर उनके साथ अन्याय होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो आपके जो इच्छा है कि ये देश एक ग्लोबल सुपर पावर बने, इकोनॉमिक पावर बने, उसमें फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर माइंडसेट नहीं बदलेगा तो जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। माइंडसेट बदलने के लिए कभी कभी सख्त कानून की भी जरूरत होती है। अगर हो सके तो आप कानूनों में सुधार करिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एनालाइज करिए, पेपर वर्क को एनालाइज करिए, और हर स्मॉल स्केल कंपनी के फीडबैक लीजिए। आज आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कंपनियों को बोलिए कि आप डायरेक्ट पीएमओ को और नीति आयोग को अपना फीडबैक दें कि कौन कौन सा कानून कहाँ का दिक्कतें कर रहा है, ताकि उनमें सुधार हो सके। इस इंडिपेंडेंस डे पे मुझे लगता है कि अगर हम भारत की आर्थिक आजादी के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी चाहते हैं तो ये करना जरूरी होगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखें और बताइए कि इस देश में और क्या सुधार करना है, ताकि हम एमएसएमई को सपोर्ट कर सकें, हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकें, हिंदुस्तान एक इनोवेशन हब बन सके। सिर्फ क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, हमें क्वालिटी और रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत है अगर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनना है। नहीं तो ये एक सपना रह जाएगा, ना हम रोजगार पैदा कर पाएंगे, ना हम उत्पादकता बढ़ा पाएंगे, और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। अपना सुझाव दीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। एक बार फिर भारत की स्वतंत्रता दिवस पर आपको बधाई। फिलहाल वंदे मातरम।